हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 8th में आपको पॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। प्रदूषण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो वायु है वातावरण में, जिसको हम सांस लेते हैं, वो प्रदूषित होती जा रही है। उसके क्या कारण हैं और कौन से ऐसे उपाय हम अपना सकते हैं जिससे इस प्रदूषण के लेवल को, स्तर को थोड़ा कम किया जा सके। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि स्मॉग क्या होता है। स्मॉग आपका फॉग के साथ, जब स्मोक ठंड के मौसम में फॉग के साथ जब स्मोक मिक्स हो जाता है तो वो उसको धूम कोहरा कहते हैं, स्मॉग कहलाता है। तो स्मॉग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सम ऑफ यू मे हैव सीन अ थिक फॉग लेयर। लगता है कि वो कोहरे की जैसी मोटी लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में ठंडियों के मौसम में। खास तौर पे आपको प्लेन्स एरियाज में देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारी राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। तो डू यू नो हाउ इट इज फॉर्म्ड? आपको पता है कि वो कैसे फॉर्म होती है? स्मॉग इज फॉर्म्ड व्हेन स्मोक मिक्सेस विद फॉग। जब फैक्ट्रीज से निकलने वाला धुआं, आपकी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ये सब कोहरे के साथ, जो आपका प्राकृतिक रूप से कोहरा होता है, उसके साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो एक स्मॉग की लेयर मोटी बना देता है। तो स्मॉग क्या होती है? स्मॉग इज मेड अप ऑफ मैनी एयर पॉल्यूटेंट्स। बहुत सारे वायु प्रदूषक तत्वों से मिलकर के स्मॉग बनता है। और जैसे आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जितने हैं वो स्मॉग बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और इससे मेन प्रॉब्लम क्या होती है? इट कॉजेज ब्रीदिंग डिफिकल्टीज सच एज अस्थमा, कफ, व्हीजिंग अमंग चिल्ड्रन। आप सभी ने जनरली कुछ वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों में ये हमने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे, अभी हमारे पहाड़ों में या देहरादून में ऐसा नहीं, लेकिन हमने पिछले 2-3 सालों पहले से ही मेट्रो सिटीज में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है स्कूल जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं तो मास्क अप होके निकल रहे हैं। मास्क जो है अपने मुंह पे लगा के निकल रहे हैं। कोविड के आने के पहले से ही ये सिचुएशन थी। क्यों थी? क्योंकि उनको जो ये वायु प्रदूषक तत्व थे उनसे परेशानी हो रही थी। डॉक्टर्स ने सलाह दी होगी कि आप मास्क अप करके अपने बच्चे को बाहर ले जाएं। बहुत सारे घरों में आज के समय में ये देखा गया है कि लोग एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं अपने घरों के अंदर। लोग एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, जैसे हम वाटर प्योरीफायर घर घर देख रहे हैं। अब कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा कि एयर प्योरीफायर भी लोग लगा रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि ये जो मशीन है एयर प्योरीफायर की, ये जो घर की हवा है एटलीस्ट उसको शुद्ध करेगी, है ना। तो ये जो चीजें हैं, इसका सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हम अपने जो वायु है उसको प्रदूषित होने से थोड़ा कंट्रोल करें, रोकें, और उसके बारे में हमको जानकारी भी होनी चाहिए। एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, द ग्रेट स्मॉग ऑफ 1952 इन लंदन। लंदन में एक बार 1952 में एक बहुत बड़ा स्मॉग जो है वो फॉर्म हो गया था, जिससे स्ट्रीट्स पे वहां पे डार्कनिंग हो गई थी, अंधेरा हो गया था, एंड किल्ड अप्रोक्सीमेटली 4000 पीपल इन जस्ट 4 years। और ये ऐसी सिचुएशन में लगभग सड़कों पर 4000 लोगों की मृत्यु हो गई थी स्मॉग के कारण। ठीक है, 4 दिनों में ही 4000 लोग मारे गए थे, वो एक्सीडेंटल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं? ये आपका ओजोन लेयर को डैमेज करने का काम करते हैं। ठीक है, एंड हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन होल इन एटमॉस्फेयर। और CFCs जो हैं वो ओजोन होल के लिए उत्तरदायी हैं, जो आपके वातावरण में ओजोन की लेयर है। अब a rapidly depleting ozone layer allows the harmful UV radiations of the sun to reach the earth, which is responsible for an increase in the cases of skin cancers। यानी CFCs जो आपका गैसेस हैं जिनके बारे में हमने बात करी थी कि एयर कंडीशंस में इनका यूज होता है, एरोसॉल स्प्रेज में इनका यूज होता है। तो इन गैसेस के कारण देखो, एक
लिमिट तक हर चीज ठीक होती है। प्रकृति इतनी कमजोर नहीं है कि थोड़ी चीज से नुकसान हो जाए, लेकिन जब वो बहुत बड़े पैमाने पर होने लगती है, जब बहुत बड़े पैमाने पर अति हो जाती है जब किसी भी चीज की, तो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचता है। तो CFC गैसेस जो हैं उनका बहुत ज्यादा वो होने लगा, यूज होने लगा जब, तो वो प्रकृति के ओजोन लेयर तक को नुकसान पहुंचाने लगी। और उसके कारण क्या हुआ, ओजोन लेयर जो हमारे लिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे हम अपने शरीर को धूप से बचाने के लिए कपड़ा पहन लेते हैं, उसी तरह से प्रकृति ने सूर्य की हार्श किरणों से बचाने के लिए बहुत जो जिसमें बहुत अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उसमें बहुत तेज ऊष्मा होती है, उससे बचाने के लिए हमारी पृथ्वी को एक ओजोन लेयर से ढका हुआ है। ठीक है, अब ओजोन लेयर आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारी पृथ्वी का कपड़ा है ना, उसको कवर कि पृथ्वी पे जो सारी चीजें हैं उनको बचाने के लिए ओजोन लेयर है। लेकिन जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस हैं, ये क्या करती हैं, उस ओजोन लेयर को, जिसको हम पृथ्वी के आवरण की या पृथ्वी के कपड़े की संज्ञा दे रहे हैं, उसको क्षति पहुंचा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? जगह जगह पे वो कपड़ा फटा जा रहा है या जगह जगह पे छेद हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती हैं और वहां पे रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान होता है। मनुष्यों में खास तौर पे इस समय में जब अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा आने लगी पृथ्वी पर, स्किन कैंसर्स की केसेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। अब आप ये सोचें बच्चों कि पुराने जमाने का मतलब जब हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बातचीत करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज ना करें। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम जैसे पुराने जमाने में लोग विदाउट टेक्नोलॉजी रहते थे वैसे रहें। लेकिन जरूर इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करें कि जो नुकसान कम हो। किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करें जो नुकसान कम हो, है ना। तो उसमें इस समय पे देखा गया कि स्किन कैंसर्स के केसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है स्किन कैंसर्स के केसेस। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं वो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आपका अगर इसमें मिक्स हो जाते हैं वातावरण में तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। वो क्या हैं? अल्ट्रावायलेट पार्टिकल्स हैं जो, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर टाइनी पार्टिकल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल, जीवाश्मों के जलने से। फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्मों से बनने वाले जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, वो सब क्या करते हैं, उनके जलने से जो धुआं निकलता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी कि श्वसन संबंधी रोगों को ट्रिगर का काम करते हैं उसके लिए। जैसे आपका दमा का रोग हो जाना, एस्थमा, जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है, या कोई चीज नाक में घुस जाए तो छींकों का लगातार आना, स्नीजिंग व्हेन इनहेल्ड। अगर इस तरीके के सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम इनहेल कर लेते हैं तो लगातार जो हमारी बॉडी है वो एक्टिव हो और लगातार छींकें आने लगे, ताकि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल है वो हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो द हेयर, हमने बात भी की थी, द हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रिल्स प्रिवेंट द सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स। जो आपकी नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं, रोम होते हैं, वो सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स को आपके लंग्स में डायरेक्ट पहुंचने से रोकने का काम करते हैं। जैसे बहुत सारे बैरियर्स हैं हमारी बॉडी में, जिससे हमारा शरीर डायरेक्ट किसी भी सूक्ष्म जीव के, किसी भी रोग कारक के संपर्क में नहीं आने पाता है। उसी तरह से हमारे शरीर का, जैसे हमारे घर का दरवाजा
हमारे घर को चोरों से सुरक्षित करता है या नुकसानदायी किसी भी दूसरे व्यक्ति से सुरक्षित करता है, हमारे घर का गेट जैसे सुरक्षा प्रदान करता है हमको, ठीक उसी तरह से ईश्वर ने हमारे शरीर पे भी बहुत सारे बैरियर्स दिए हुए हैं जिससे हमारे अंदरूनी अंगों की सुरक्षा होती है। जैसे शरीर पे पाए जाने वाले बाल, आपकी नाक में पाए जाने वाले बाल, नाक के अंदर नॉस्ट्रल्स में वो क्या करते हैं, किसी भी बाहरी कणों को नॉस्ट्रल्स के अंदर एंटर करने से रोकते हैं ताकि वो लंग्स तक डायरेक्ट ना पहुंच जाए। However, some dust particles are so small that they cannot be trapped in the nostrils and they enter the respiratory system. कुछ इतने बारीक होते हैं कि जो नॉस्ट्रल्स के हेयर्स के बैरियर के बावजूद भी जिनको हम रोक नहीं पाते और वो हमारे श्वसन तंत्र में पहुंच जाते हैं। अब जो श्वसन तंत्र में पहुंच जाते हैं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं, खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है। Do you know that pollution has an equal damaging effects on plants? एक क्वेश्चन है कि क्या आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से मनुष्यों को, जीवों को जो प्रदूषण है वो नुकसान पहुंचा रहा है, क्या इतना ही नुकसान पौधों को भी हो रहा है? ये एक क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा? हाँ, pollution causes various kinds of changes in plants, like unrequired closure of stomata, यानी कि पॉल्यूशन जो है वो बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं पौधे में, जैसे जरूरत ना होने पर भी पत्तियों पर पाया जाने वाला जो पर्णरंध्र होता है, स्टोमेटा होता है, जिससे आपका ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जिससे जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, पौधे के द्वारा भोजन बनाए जाने की प्रक्रिया में हेल्पफुल होता है, उसका क्लोजर, अनरिक्वायर्ड क्लोजर हो जाता है स्टोमेटा का, और स्लोअर रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसमें क्या होता है, फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो स्लो हो जाती है और ग्रोथ भी प्लांट्स की क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। ग्रोथ भी प्लांट्स की क्या हो जाती है, क्योंकि वो भरपूर खाना नहीं बना पाता, इसलिए उसकी ग्रोथ कम होती है। तो जैसे पत्तियां, जनरली हम एक पौधे को देखते हैं तो पौधे की जो पत्ती होती है बच्चों, वो कभी बारिश पड़ने के बाद खास तौर पे ऐसे शहरों में जहां पे निर्माण कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इधर खुदाई हो रही है, उधर खुदाई हो रही है, तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स क्या है, पत्तों के ऊपर जम जाते हैं, एक मोटी लेयर जमा देते हैं। ठीक है, अब चूंकि पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए पत्ती का होना जरूरी है, अब पत्ती तो है लेकिन पत्ती को हमने डस्ट का कवर पहना दिया, पत्ती को हमने, सारी पत्तियों को, पेड़ों की सारी पत्तियों को हमने एक ऐसा कपड़ा पहना दिया जिससे फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा, या स्टोमेटा समय से खुल नहीं रहा, स्टोमेटा जो है समय से बंद नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, मतलब पौधा अपने लिए भोजन नहीं बना पा रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत हुई, पौधे की ग्रोथ भी ठीक से नहीं हुई। तो अब हम ये समझ पाए इस चर्चा के बाद कि जिस तरह से प्रदूषण मनुष्यों के लिए नुकसानदायी है, ठीक उसी प्रकार से, उसी रेशियो में उतना ही नुकसानदायी वो पौधों के लिए है, और एज वेल एज पौधों के लिए है तो पौधों पर ही हम डिपेंडेंट हैं, इसलिए हमारे लिए भी है। मतलब इनडायरेक्टली भी हमारे लिए नुकसानदायक है पॉल्यूशन, और डायरेक्टली तो है ही। इनडायरेक्टली मतलब वो पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है इसलिए हमें नुकसान हो रहा है, और डायरेक्ट तो जितना नुकसान पहुंचा रहा है वो हाई है। तो ये तो हो गया आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है। अब हम देखेंगे कि क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे भी कुछ असर हो रहा है। जैसे हमने बात करी थी ताजमहल के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक हमारे देश में आगरा में जो ताजमहल है उसका भी नाम है, अपनी सुंदरता के लिए, बेहद सुंदरता के लिए
जाना जाता है और उसको 7 आश्चर्यों में से एक रखा गया है। तो वो मॉन्यूमेंट को कह रहे हैं वैज्ञानिक, उनको खतरा है कि वायु प्रदूषण के कारण जो ताजमहल है उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ रही है। आप सभी ने ताजमहल बहुत सारे लोगों ने जा करके देखा होगा, आइदर इन रियलिटी और इन पिक्चर्स। या तो आप सभी ने कभी घूमने गए होंगे तो देखा होगा, या पिक्चर्स में तो हर किसी ने देखा ही होगा। डिड यू नो दैट द ताजमहल इज इन डेंजर? तो ये चीज चल रही है इस समय, इस पर प्रॉपर काम हो रहा है कि ताजमहल की सुंदरता खतरे में है। क्यों? बिकॉज ऑफ राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल्स। क्योंकि वैज्ञानिकों को ये चिंता सता रही है कि जो वायु प्रदूषण का स्तर है, लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है, जिससे ताजमहल की सुंदरता पे, ताजमहल की सफेदी पर, वो जितना चमकदार है उसकी चमक पे असर पड़ रहा है। टेकिंग द ताजमहल एज अ केस स्टडी, अगर हम इसको एक केस स्टडी के रूप में देखें कि किस तरह से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे ही असर हो रहा है प्रदूषण का। अब सोचिए कि प्रदूषण का लेवल कितना हाई है कि सजीवों पे तो असर हो ही रहा है, निर्जीवों पर भी असर हो रहा है। Let's explore how air pollution affects non-living objects such as buildings and monuments. So, the industries present around the Taj Mahal. Taj Mahal किस शहर में है? भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा नाम के शहर में ताजमहल है। ठीक है, यहाँ पर आगरा के आसपास जितनी इंडस्ट्रीज हैं, आसपास का मतलब एक शहर, 2 शहर आसपास, स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी, यानी कि मथुरा में जो ऑयल रिफाइनरी है वो क्या मॉन्यूमेंट को डैमेज करने के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है? क्या प्राथमिक तौर पे वही उत्तरदायी है? कैसे? हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज हैं बन रही हैं, लेकिन वो कैसे उत्तरदायी हैं? तो जब एक्सपेरिमेंट हुए, जब रिसर्चेस हुई, तो पता क्या चला कि एसिड रेन्स आर वेरी हार्मफुल। एसिड रेन्स, जिन्हें हम अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा बच्चों कि जो इस तरीके की रेन्स होती हैं, ये होती हैं, these rains caused widespread damage to several materials and property, especially to monuments which undergo heavy corrosion as a result of these rains. यानी कि ये जो एसिड रेन्स होती हैं, जब बहुत सारी प्रदूषक तत्व हैं, बहुत सारे प्रदूषक तत्व हैं, ये आपके सल्फर के ऑक्साइड्स का जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जो आपके वायु में प्रवेश कर जाते हैं, इसके कारण से क्या होता है, जो हमारे वातावरण में मौजूद वाटर वेपर्स हैं, जो वाष्प के कण हैं, उसके साथ वो एसिड्स मिल जाते हैं और उसके बाद बारिश के टाइम पे पानी के साथ वही वर्षा होती है, तो जो वर्षा का पानी होता है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, इसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे मटेरियल्स को, प्रॉपर्टीज को, जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं या जिनको हम संरक्षित करना चाहते हैं, वो नुकसान आ रहा है उन पे, विच अंडरगो हैवी कोरोजन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज रेन्स। तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत तेजी से नुकसान हो रहा है या उसकी क्वालिटी को। एसिड रेन्स हैव कोरोडेड द मार्बल ऑफ द ताजमहल। एसिड रेन्स यानी अम्लीय वर्षा ताजमहल संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है, तो संगमरमर के पत्थर पे भी जो ये एसिड रेन्स हैं ये नुकसान पहुंचा रही हैं, और इसलिए इस फिनोमेनन को मार्बल कैंसर के नाम से भी जाना जा रहा है। इस फिनोमेनन को मार्बल कैंसर के नाम से भी जाना जा रहा है, कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो अम्लीय वर्षा है ये मार्बल को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा रही है, जिससे ताजमहल जो है वो बना हुआ है। Do you know that the Mathura oil refinery also releases large amounts of suspended particulate matter? This particulate matter is responsible for the yellowing of the marble of the Taj Mahal. जो ये particulate matters हैं, जो
ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, जो प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक, जो अलग अलग फैक्ट्रीज से, ऑयल रिफाइनरीज से निकल रहे हैं निरंतर, ये ताजमहल की सफेदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब उस पत्थर में क्या हो रहा है, पीलापन आ रहा है। उस पत्थर में क्या हो रहा है, पीलापन आ रहा है। When you compare the color of the Taj Mahal in present photographs with those taken about 50 years back, do you notice any change? क्या उस चित्र में जो ताजमहल की अभी ली गई हो और उस चित्र में जो ताजमहल का चित्र लिया गया हो आज के 50 साल पहले, तो क्या उसमें कुछ फर्क दिखाई पड़ता है? तो हाँ, दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो उसका संगमरमर है वो धीरे धीरे, हल्का, बहुत स्लो स्पीड से, देखो नुकसान बच्चों कोई बहुत तुरंत नहीं दिखाई पड़ता। इस तरीके का नुकसान हमेशा बहुत स्लो रेट में दिखाई पड़ता है, बहुत धीरे धीरे करके। डू यू नो that the acid rains reduce the availability of nutrients to plants and result in a decrease of their rate of growth? जो ये एसिड रेन्स होती हैं, अम्लीय वर्षा होती हैं, ये जमीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की भी अवेलेबिलिटी को कम कर देती हैं, जिससे पौधे भी इतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाते। अब what are we doing to protect the Taj Mahal or other monuments from the harmful effects of air pollution? हम क्या ऐसा कर रहे हैं ताजमहल को बचाने के लिए, या सरकारें ऐसा क्या कर रही हैं ताजमहल को बचाने के लिए, या और अदर्स मॉन्यूमेंट्स को बचाने के लिए, जिससे वायु प्रदूषण के बावजूद भी नुकसान कम हो? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताजमहल को प्रोटेक्ट करने के डायरेक्शन में, जिसमें पॉल्यूशन से उसको बचाया जा सके या इन नुकसानों से उसको कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने क्या डायरेक्ट किया सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे? इट हैज डायरेक्टेड द इंडस्ट्रीज, उन्होंने इंडस्ट्रीज को ये डायरेक्शन दिया कि अराउंड द ताजमहल टू यूज क्लीनर फ्यूल्स सच एज एलपीजी एंड सीएनजी। ताजमहल के आसपास बनने वाली इंडस्ट्रीज को ये डायरेक्शन दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कि वहां पे एलपीजी और सीएनजी का ही यूज किया जाए, यानी डीजल पेट्रोल का यूज, कोल का यूज कम किया जाए। एलपीजी क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी जो वहां पे गाड़ियां चल रही हैं उसके आसपास, उसमें सीएनजी वाली गाड़ियां होनी चाहिए, और जो आपका सिलेंडर में भर के जो गैस आती है उसका यूज इंडस्ट्रीज को करने के लिए बोला गया। इन एडिशन ऑल व्हीकल्स हैव बीन ऑर्डर्ड टू स्विच ओवर टू अनलेडेड पेट्रोल, और सभी गाड़ियों को ये ऑर्डर किया गया कि उनकी जो पेट्रोल है वो अनलेडेड पेट्रोल होना चाहिए, यानी कि सीसा रहित पेट्रोल यूज किया जाए। तो ये जो वायु प्रदूषण की बात है बच्चों, ये हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए और इवन विदेशों के लिए भी। लेकिन हमारे देश में क्या होता है कि कोई चीज होनी शुरू होती है तो उस पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लोग उतने समझदार नहीं हैं, और पढ़ने लिखने वाले लोग भी बेवकूफी कर देते हैं। तो ये तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इतना ज्यादा शिक्षा में भी आगे नहीं है। तो उसके क्या है कि एक लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे, और वो अब दिखने लगे हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में और ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। अभी हमने कल के सेशन में चर्चा की थी कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो जब भी प्रदूषण की बात आएगी, जब भी पर्यावरण के प्रोटेक्शन की बात आएगी, तब इन ग्रीन हाउस इफेक्ट का और ग्लोबल वार्मिंग का नाम जरूर आएगा। तो ये ग्रीन हाउस क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ग्रीन हाउस क्या होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, you may have seen transparent structures made of plastic or glass that house
स्मॉल प्लांट्स। आपने बहुत बार देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं प्लास्टिक या ग्लास के, और उसमें छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। These transparent structures are called greenhouses. ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? ग्रीन हाउस कहलाते हैं। ग्रीन हाउस कहलाते हैं। अब अ ग्रीन हाउस अलाउज सनलाइट टू एंटर। ये जो ग्रीन हाउस होता है ये सनलाइट को एंटर तो होने देता है, मतलब अंदर तो आने देता है, बट प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम एस्केपिंग। लेकिन जो ऊष्मा आ जाती है उस सूर्य से, उसको बाहर निकलने से रोकता है। दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इनसाइड द ग्रीन हाउस। तो ये क्या होता, इसके कारण क्या होता है कि ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। ग्रीन हाउसेज हेल्प मेंटेन क्लाइमेटिक कंडीशंस सच एज टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी at the levels that are conducive for the optimum growth of plants. तो ग्रीन हाउस जो है, ग्रीन हाउसेस जो बनाए जाते हैं, खास तौर पे आपने किसी भी नर्सरी के आसपास इस तरीके के ग्रीन हाउसेस को बने हुए देखा होगा, जिसमें कवर करके ट्रांसपेरेंट या ग्रीन कलर की शीट्स लगा करके कवर करके उसके अंदर प्लांट्स को उगाया जाता है। इससे क्या होती है, आपकी ऑप्टिमम ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की। स्पेशली डिजाइन्ड ग्रीन हाउसेज कीप ट्रॉपिकल प्लांट्स वार्म ड्यूरिंग द विंटर्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स। क्यों ऐसा बनाया जाता है कि जो वातावरण की हार्श परिस्थितियां हैं उससे पौधों को बचाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रीन हाउसेज ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट्स अगेंस्ट फैक्टर्स दैट आर एडवर्स टू देयर ग्रोथ। जैसे पेस्ट्स और स्ट्रॉन्ग विंड्स, इनसे सबसे भी बचाने का काम करता है। तो ग्रीन हाउस क्या होता है ये आप सब ने जाना, लेकिन कि ग्रीन हाउस का प्रभाव है, ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव है उसके बारे में हम जानेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ये आपके जो ग्रीन हाउस गैसेस से होने वाला प्रभाव है उसके बारे में हम जानेंगे। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव इज एन एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन named after the heat trapping transparent structures. ये जो आपका हीट ट्रैपिंग यानी ऊष्मा को रोक लेने वाले ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, उनके नाम पर ही इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट रख दिया गया। इसमें क्या होता है, सनलाइट पासेज थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर टू वार्म अर्थ सरफेस। इसमें सनलाइट जो होती है, सूर्य का प्रकाश जो होता है, वो पृथ्वी के वातावरण से, पृथ्वी के गर्म वातावरण में प्रवेश करता है, बट द हीट रेडिएटेड बैक फ्रॉम द वार्म्ड सरफेस। लेकिन जो हीट होती है जो आती है साथ में सूर्य के प्रकाश के, वो सर्टेन गैसेस के कारण क्या होती है, हमारे वातावरण में ही रोक ली जाती है या कहते हैं ट्रैप कर ली जाती है। जिससे क्या होता है, दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इंक्रीजेस अर्थ्स टेम्परेचर। तो जिस तरह से ग्रीन हाउस बनाया जाता है कि ग्रीन हाउस के अंदर का वातावरण वार्म रहे ताकि पौधों की ग्रोथ अच्छी हो, तो उसी तरह से जब ये सनलाइट आती है हमारे पृथ्वी पर, तो जो बहुत सारे प्रदूषक तत्व हैं जो वायु प्रदूषण करते हैं, वो सूरज से आने वाली उस गर्मी को क्या करते हैं, रोक लेते हैं हमारे पर्यावरण में ही, हमारे वातावरण में ही जिसमें हम सांस ले रहे हैं, रोक लेते हैं। तो उससे क्या होती है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है या पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिस ट्रैपिंग ऑफ हीट इंक्रीजेस अर्थ्स टेम्परेचर मच द सेम वे एज द टेम्परेचर इनसाइड अ ग्रीन हाउस राइजेस। ठीक उसी तरह से जैसे ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए इसको दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमिनन आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस। और इस तरीके के प्रभाव को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इस फिनोमेनन में इस प्रक्रिया के लिए, इस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैसेस उत्तरदायी हैं, उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में हम किनको किनको रख सकते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट
कॉजेज, उसके क्या क्या कारण हैं। एक तो आपका सबसे बड़ा कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे बड़ा कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका मुख्य ग्रीन हाउस गैसेस में से एक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये क्षमता होती है कि वो गर्मी को अंदर लेती है लेकिन एस्केप नहीं करती, है ना। गर्मी को अंदर लेती है लेकिन एस्केप नहीं करती। उसके बाद वाटर वेपर, ये भी ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में ही आते हैं। आपके CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की ही कैटेगरी में आते हैं। पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की कैटेगरी में आता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में और किसके नाम पर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट रखा गया, उसको तीनों को आप लोगों ने समझ लिया है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव को किसके नाम पर रखा गया। ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जो नर्सरी में ट्रांसपेरेंट या ग्रीन कलर के बड़े बड़े हाउसेस बनाए जाते हैं पौधों की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, उनको ग्रीन हाउसेस कहा जाता है, जिसमें उसके अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की तुलना में थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। इसी तरह से पूरी पृथ्वी को अगर ग्रीन हाउस माना गया तो उसके अंदर जो सूर्य की ऊष्मा आई वो कार्बन डाइऑक्साइड में और सस्पेंडेड पार्टिकल्स में, मीथेन में, नाइट्रस ऑक्साइड में, इसमें में फंस के रह गई और वापस वो गर्मी बाहर नहीं निकल पाई। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव। और उसमें ये सारी गैसेस जो हैं वो योगदान दे रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा योगदान है। सबसे ज्यादा अगर कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो हीट को अब्सॉर्ब करता है लेकिन लेट गो नहीं होने देता। ठीक है। द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन ऑन द राइज फॉर सेंचुरीज। यानी बहुत सालों से आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये बढ़ती जा रही हैं। दिस हैज इन टर्न इंक्रीज्ड अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर। एंड देखो, आपने सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो आपने किसी बुजुर्ग को बातचीत करते हुए सुना होगा, उनकी सामान्य बातचीत को सुनिए या उनसे कभी उनके जमाने में होने वाली गर्मी का लेवल उस पर कभी चर्चा करें, बातचीत करें, तो आपको समझ में आएगा कि वो स्वयं बताएंगे, जिसको कहते हैं कि अपने आप बीती वो स्वयं बताएंगे कि हमारे जमाने में तो इतनी गर्मी नहीं होती थी। ये पहाड़ों में रहने वाले बच्चे अगर अपने दादा दादी से बातचीत करें कि आपके टाइम पे मौसम कैसा रहता था, तो वो बोलेंगे अब तो थोड़ा थोड़ा गर्मी रहने लगी, पर पहले बिल्कुल गर्मी नहीं होती थी पहाड़ों में। अब क्या हो रहा है? अब पहाड़ों में भी गर्मी होने लगी, जिसको हम ठंडा प्रदेश कहते हैं, वहां पे भी गर्मी होने लगी। तो मतलब क्या हो रहा है? ये ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ओवरऑल पृथ्वी के टेम्परेचर में, उसका जो औसत तापमान है उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे, इतना स्लो रेट में होती है कि पता नहीं चलता। मतलब सडन ग्रोथ नहीं होती है, टेम्परेचर अचानक नहीं बढ़ जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय के दौरान ये पता चला कि जो औसत तापमान है हमारी पृथ्वी का, वो बढ़ता जा रहा है। और इस तरह के लंबे समय के दौरान जो आपका पृथ्वी का औसत तापमान है, इसमें जो वृद्धि हो रही है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान की वृद्धि हो रही है। यानी कि पूरी पृथ्वी का जो हमारा गोला है उसका टेम्परेचर ही बढ़ रहा है ना। तो क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, है ना। वातावरण है, पर्यावरण है ना, बहुत सारी अलग अलग लेयर्स हैं।
तो जिस लेयर के अंदर हम रहते हैं, हमारे वातावरण का तापमान ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रदूषक तत्व बढ़ रहे हैं और उस कारण से बाहर से जो मतलब सूरज से जो रोशनी के कारण, धूप के कारण गर्मी आती है हमारी पृथ्वी पे, वो वापस नहीं जा पाती, वो वापस नहीं जाती और वहीं पे रह जाती है ना? Some of the factors responsible for this increase in greenhouse gases in the atmosphere, क्या क्या कारण हैं जो उत्तरदायी हैं जिसके कारण हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं? सबसे बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई सबसे बड़ा कारण रहा। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल नेगेटिवली अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हर तरीके से नुकसानदायक है। केवल पौधे हैं जो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज कर लेते हैं। केवल पौधे ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इस पृथ्वी पे जो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके किसी पॉजिटिव चीज में कन्वर्ट करते हैं या हमारी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का निर्माण कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब जंगलों की कटाई हो रही है तो ये साधारण जनमानस को भी समझना चाहिए और सरकारों को भी, है ना? दोनों का मिला जुला योगदान होना चाहिए कि जितना हम जंगल काट रहे हैं उतनी ही अनुपात में मैं ये नहीं कह रही कि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन जब जंगल कट रहे हैं तो पौधों को या जंगलों को फिर से लगाना भी चाहिए। मतलब अगर जंगलों की कटाई हो रही है तो वृक्षारोपण भी होना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने हमने केस स्टडी किया आगरा के ताजमहल के बारे में कि क्यों जीवित वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं पर भी उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। संगमरमर से बना हुआ ताजमहल वो भी कह रहे हैं कि हल्का पीलापन आ रहा है उस पर, है ना? तो इस तरह से वायु प्रदूषण चिंता का विषय है, उसमें हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और एक्ट करने की जरूरत है। आज की कक्षा में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।